बीजेपी को चुभने लगे सवाल, समर्थक खेमा शब्दों पर आपत्ति, नेताओं को संस्कृति के सांचे में ढालेगी बीजेपी। लंबी मशक्कत के बाद शिवराज कैबिनेट विस्तार हो गया, जिसमें सिंधिया खेमे का दबदबा रहा। अब सवाल यह है कि विभागों के बंटवारे में कौन आगे रहेगा। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में बीडी शर्मा प्रदेश की नई कार्य समिति भी बनाएंगे, उसको लेकर भी ऐसे ही कुछ सवाल उठेंगे। लेकिन ऐसे सवाल अब बीजेपी को चुभने लगे हैं। बीजेपी को इस बात की बड़ी तकलीफ है कि मीडिया सिंधिया खेमा और सिंधिया समर्थक जैसे शब्दों का उपयोग कांग्रेस के लिए करता था, अब उन्हीं शब्दों का उपयोग उसके लिए भी करने लगा है। बीजेपी इस परिपाटी को बदलना चाहती है। बीडी शर्मा साफ कहते हैं, बीजेपी कैडर बेस पार्टी है, जहां मैं भी कार्य करता हूं और एक एक नेता कार्य करता है, कोई खेमा नहीं। मेरा क्या कहना है कि कोई समर्थक यहाँ किसी का नहीं है। बीडी शर्मा के समर्थक थोड़ी होंगे, बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन बीडी शर्मा भी कार्यकर्ता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है, यहाँ व्यक्ति आधारित दल नहीं है जी, इसलिए यहाँ कोई किसी का समर्थक नहीं है जी, यहाँ सब कार्यकर्ता हैं, उनमें से जो आवश्यक होगा उनको काम मिलेगा। इसके साथ ही बीजेपी के कुछ नेताओं को सिंधिया का वीआईपी स्टेटस भी खटक रहा है, जिन्हें पलक पावड़े बिछाकर आलाकमान पार्टी में लेकर आया। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कांग्रेस की संस्कृति खटकने लगी है। बदली विचारधारा में उनका बदला रूप वर्चुअल रैली में देखने को मिला, जब कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके जिंदाबाद के नारे लगाए। और उधर नींद नहीं आ रही रात रात भर। सिंधिया के साथ आए बाकी नेता भी पिछले 3 महीनों में बीजेपी की संस्कृति और परंपराओं को भली भांति समझ गए हैं। देखिए, अब सिंधिया समर्थक की बात मत करिए, सब भाजपा के लोग हैं। सिंधिया जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, हम सब लोग भाजपा में हैं, और इसके बाद आज के बाद जो बात होगी सब भाजपा की होगी। हमारे नेता जब हम कांग्रेस में काम करते थे, सिंधिया जी थे। अब सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में हैं और हम सब भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी है। अपनी विचारधारा और अपने डीएनए पर कांग्रेस को भी पूरा भरोसा है। उसे अब भी उम्मीद है कि जो लोग बीजेपी में गए हैं, उन्हें संभालना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। डंक हरदीप सिंह जो कि डंक मारेंगे पूरी सरकार पे, जिन्होंने कमलनाथ जी की सरकार को भी डंक मारा, वहाँ भी डंक मारने जा रहे हैं। मलाईदार तो निश्चित तौर पर सिंधिया कैंप को ही मिलने वाला है। अभी जो भी खबरें आती हैं, 2 आती है, एक बीजेपी कैंप, सिंधिया कैंप। ये मर्जर नहीं हुआ इनका पूरी तरह, और देखना है कि बंटवारों में टाइगर बन के कौन निकलता है। कांग्रेस की उम्मीद अपनी जगह है, लेकिन विचारधारा ही वो कुंजी है जो एक नेता को मुकम्मल करती है। लेकिन यह भी सही है कि मौजूदा दौर की राजनीति में लाभ हानि पहले है, विचारधारा बाद में। रही बात बीजेपी की संस्कृति और परंपरा अपनाने की, तो अब आ ही गए हैं तो सभी नेता बीजेपी और संघ के सांचे में ढल ही जाएंगे, और नहीं ढले तो ढाल दिए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी में कल्चर क्राइसिस। एक पुरानी हिंदी फिल्म का मशहूर गाना है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। राजनीति में सच और झूठ का फैसला करना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी ये बेहिचक कहा जा सकता है कि राजनीति पूरी तरह सच के साथ भी नहीं चलती और झूठ तो कहीं भी नहीं चलता है, तो राजनीति में भी कैसे चलेगा। तो राजनीति दरअसल मध्यम मार्ग की एक राह है, जहां आपको प्रैक्टिकल होकर, व्यवहारिक होकर, जनता की भावनाओं को ध्यान रखकर, और कई बार जिसको भोपाल में कहते हैं लंबी लंबी छोड़ना, वो लंबी लंबी छोड़ना भी आपको पड़ती है। लंबी लंबी बातें करनी पड़ती हैं और लोगों को सब्ज़बाग भी दिखाने पड़ते हैं। लेकिन बीजेपी में जिस तरह से जिस मर्जर को लेकर पीसी शर्मा जी सवाल उठा रहे थे, उस मर्जर को लेकर बहुत चेतना दोनों पक्षों के बीच में रही है। अब तो एक ही पक्ष है, लेकिन मर्जर के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को हमेशा इस बात का एतराज़ रहा कि उनको महाराजा कह के उनके खिलाफ इस शब्द को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हमारी कई बार उनसे बात हुई और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जब हम 2018 के चुनाव में जब ये नारा गूंज रहा था मध्य प्रदेश की फिजाओं में, माफ़ करो महाराज हमारा नेता शिवराज, तब उन्होंने कहा था कि अगर मैं किसी राज परिवार में मेरा जन्म हुआ है तो उसमें मेरा क्या दोष है, और मैं तो ये मानता हूं कि जिसकी शैली, जिसकी सोच, जिसकी दृष्टि किसी राजा महाराजा की तरह होती है, आप उससे क्यों नहीं पूछते कि आप इस तरह से कैसे, इस शैली के साथ कैसे चलते हैं।
वो ये सवाल भी करते थे कि 45 डिग्री टेम्परेचर में भी मेरी गाड़ी में एसी नहीं चलता, क्या कोई महाराजा ऐसे रहता है? खैर, ये एक अलग बात है। लेकिन ये सही बात है कि राजनीति में महाराजा का टैग उनके दिवंगत स्वर्गीय पिताजी के साथ भी जोड़कर उसका भी राजनीतिक खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी जोड़ा गया। लेकिन ये सिंधिया खेमा ये चीज़ अगर चुभ रही है तो सिंधिया जी और उनके समर्थकों को ही नहीं चुभ रही है, बीजेपी में भी ये चुभ रही है, क्योंकि बीजेपी में खेमे तो हैं लेकिन इन खेमों का वैसा एक्नॉलेजमेंट नहीं है जैसा कांग्रेस में है। दिग्गी खेमा, कमलनाथ जी का खेमा, अरुण यादव जी का खेमा ऐसा, या अजय सिंह जी का खेमा ऐसा बीजेपी में खुलकर कोई नहीं बोलता, और बोलता भी है तो उसको कहते हैं चुप रहिए। कहाँ शिवराज जी बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता हैं, आप समझिए जरा बीजेपी के कल्चर को। तो ये जो बड़ा मसला है, इस मसले को लेकर ज़रूर चीज़ें अभी पूरी तरह से सामान्य तौर पर सामने नहीं आई। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं, मुलाकात उनसे कर लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी के युवा नेता और एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर हमारे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी जी, और जल्दी उनके इस रूप को आप सब और मजबूती से देखेंगे, इसके लिए पंकज जी लगातार कोशिश कर रहे हैं। और संगीता शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो सदस्य राज्य महिला आयोग का दायित्व भी उन्होंने निभाया और कांग्रेस की युवा नेता और प्रवक्ता का धर्म वो निभा ही रही हैं। दिनेश जी, किस तरह देखते हैं, आपका स्वागत संगीता जी, किस तरह आप देखते हैं ये सिंधिया खेमे की बात, और सिंधिया जी ने भी जिस तरह जरा से नारे गूंजे सभा में तो उन्होंने तुरंत मत करिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने कहा और बोलिए, वहाँ भी उनका यही भाव रहता था कि शांत रहिए। लेकिन बीजेपी में और कॉशस न सिर्फ उनको और उनके समर्थकों को रहना है बल्कि बीजेपी को भी रहना है। किस तरह देखते हैं दिनेश जी आप? नहीं, देखिए, जो जिस तरह के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की राजनीति करने का तरीका है शरद जी, वो जो है अपने भाषणों में या उस तरह की चीज़ों में वो गुटबाजी को बहुत ज़्यादा सार्वजनिक नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी में भी देखिए जो जिस तरह की उनकी एंट्री हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जो है आप उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यदि इस शब्द को बढ़ाया गया सिंधिया खेमा, तो वो क्या है, एक गुटबाजी के तौर पर उसका रूप लिया जा रहा है, जबकि ऐसा भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। और इससे ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई बहुत लाभ हो रहा है ऐसा भी नहीं है। और ये जानबूझ के मुझे लगता है कि जो सिंधिया जी की जो इमेज है उसको कहीं ना कहीं ये डेंट करने का एक पॉलिटिकल मूव भी हो सकता है कि ये जो है किसी तरह से वो हों। लेकिन देखिए, आप जैसा वो लगातार इनकार करते हैं कि आप इस तरह के नारे मत लगाइए, सब वो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करने के पक्ष में नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अपने सपोर्टर्स को कह रहे हैं, अपने मंत्रियों को कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सपोर्टर नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अपने आप को जो है अपने पार्टी को पूरा आत्मसात कर लेना या उसकी रीति नीति के अनुसार अपने आप को चलाना, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सभी को उनसे सीखना चाहिए, उनके साथ जो लोग आए हैं, कि वो शिवराज सिंह जी के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण होना चाहिए, विष्णुदत्त शर्मा जी के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण होना चाहिए जितने ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जैसे लाखों कार्यकर्ता हैं, तो इसको एक एक्सटेंडेड फैमिली मानना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी में एक्सटेंडेड फैमिली हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी उनको उसी तरह से स्वीकार कर रही है कि हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। जी। और जब एक फैमिली के रूप में होता है तो निश्चित तौर पर उसमें वहाँ ये नहीं देखा जाता फैमिली है फिर ये। जी, पंकज जी, आपकी प्रतिक्रिया संक्षेप, फिर मैं संगीता जी की तरफ आऊंगा। जी देखिए शरद जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास अब कुछ सार्थक और सकारात्मक प्रतिपक्ष के रूप में काम करने को शेष नहीं है। इसलिए हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के छोटे बड़े नेता और कार्यकर्ताओं की एकमात्र मुहिम है सिंधिया जी के प्रति कितना बुरा कहा जा सकता है। और ऐसा लगता है कि प्रतिद्वंद्विता है, क्योंकि कांग्रेस के मेरे जितने भी पुराने मित्र हैं वो सब चैनल पर जब भी सामने आते हैं शरद जी, तो सिंगल पॉइंट एजेंडा है, उसके अलावा और कोई बातचीत नहीं है, सरकार के और किसी विषय पर बातचीत नहीं है। सिंधिया जी की बुराई, सिंधिया जी की आलोचना, सिंधिया जो लोग बीजेपी में चले गए उनकी आलोचना करना, यही है। पर मुझे उससे एतराज़ नहीं है, क्योंकि
ये एक दल के रूप में कांग्रेस पार्टी की रीति रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसका लाभ हानि का गणित अवश्य उन्होंने किया होगा और जनता इन सब चीज़ों को तय करेगी। जी, जहाँ तक उन लोगों का बात है, तो जो गोविंद सिंह राजपूत जी ने कहा, जो गिरिराज दंडोतिया साहब ने कहा, जो सिंधिया साहब ने कहा, मैंने भी बतौर कार्यकर्ता उस बात को स्पष्ट तौर पर कहा कि हम तमाम सारे लोगों ने सिंधिया जी के साथ जरूर कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी का कल्चर था। जैसे शरद जी, मैं बहुत साफ गोई से स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार 15 महीने मध्य प्रदेश में रही, उसके पहले लगभग 15 महीने कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, पर शरद जी आज तक मेरा उनसे कभी प्रत्यक्ष संवाद हुआ ही नहीं। ना उन्होंने कभी, कमलनाथ जी ने मुझे बुलाकर कहा, जबकि मैं सबसे पुराने प्रवक्ताओं में से और ठीक ठाक काम करता था, मेरी बहन बेटी सहमत होंगी, कभी आज तक शरद जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तौर पर मुझे नहीं बुलाया गया, ना मुझसे बातचीत की गई। कांग्रेस के जो कार्यक्रम के जो मंच होते तो उन कार्यक्रम में मुझे मंच पर, आप भी उसके गवाह, कभी मंच पर ना मैंने भी उस पर आपत्ति नहीं जाहिर करी, क्योंकि वहां की संस्कृति ऐसी है कि पंकज चतुर्वेदी यानी ज्योतिराज सिंधिया, मैं जहां बैठता था कार्यालय में, सिंधिया जी का कक्ष था, अलग से कोई कक्ष नहीं। तो ये संस्कृति वहां थी। पर जब हम भारतीय जनता पार्टी में आए तो हमने भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों, संस्कृति को आत्मसात कर लिया पूर्ण मनोभाव से, पूरे मनयोग से, और इसीलिए आज तक कहीं कोई फंबल या हेजिटेशन नहीं होता। और ये ठीक शरद जी उसी प्रकार है, यदि हम भारत में रहते हैं पर ये यूरोप जाते हैं तो वहां के नियम कायदे कानून हम फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब कॉन्शियस में पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी है जहां गुटबाजी की, खेमेबाजी की, खानेबाजी की जगह नहीं है, और वो कांग्रेस की खराब सिस्टम था। मैं खराब इसलिए कह रहा हूं कि उसका नुकसान हुआ और एक बहुत बड़ी पार्टी आज ध्वस्त होने की कगार पर है। अभी पीसी शर्मा जी बात कर रहे थे मर्जर की, सर बस 30 सेकंड। अभी पीसी शर्मा जी बात कर रहे थे मर्जर की, अरे सर कांग्रेस पार्टी जर्जर हो चुकी, उसकी बात करिए पीसी भाई। आपको 15 महीने बतौर मंत्री तौर काम करने को मिला, क्या काम किया आपने? तो जो कांग्रेस जर्जर उसकी बात करिए, ये मर्जर तो अजर अमर और अटूट है, और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हमारा नेता हमारा कमल का चुनाव चिन्ह है। आपका स्पीकर खनक जाता है कई बार, और ये बड़ा आपके एक प्रवक्ता धर्म को बड़ी मजबूती देता है। लेकिन एक सत्य ये भी है पंकज जी, जिसको मैं अक्सर थोड़े विनोदी लहजे में कहता हूं कि भोपाल में जिसको भोपाली लहजे में ख़ास तौर पे कहते हैं कि बड़ा भाई अगर तुम गर्दन भी कटवाओगे ना, कहेंगे टेढ़ी कटिए। कमलनाथ जी के बारे में कहा जाता है चलो चलो चलो, सिंधिया जी के बारे में कह दिया जाता है महाराजा। नारा ही था बीजेपी का, माफ़ करो महाराज हमारा नेता शिवराज। और शिवराज जी के लिए कह दिया जाता है तो बड़े विनम्र, बहुत विनम्र है, बिल्कुल बिल्कुल हाथ जोड़कर चलते हैं। यानी वही कि गर्दन तो टेढ़ी कटी है साहब, आनंद नहीं आया, ये रहेगा। यही वो परसेप्शन है जो क्रिएट किया जाता है शायद कई बार, और ये बहुत भारी पड़ता है। इसीलिए राजनेता अपने खिलाफ बनने वाले इस परसेप्शन से, इस अवधारणा से बहुत चिंतित रहते हैं कि मुझे महाराजा कह दिया, सिंधिया खेमा कह दिया। आप दिनेश जी जानते होंगे, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता जो मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे, एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी के एक वरिष्ठ पत्रकार ने उन्हें वयोवृद्ध भाजपा नेता लिखना शुरू किया, और वो इतना चुभा कि उनका फोन उस पत्रकार के पास आया कि आप मुझे वयोवृद्ध क्यों लिख रहे हैं। परसेप्शन बनाना। संगीता जी। जी जी बिल्कुल शरद जी, हमारी चर्चा जो चल रही थी कि उन्हें अब महाराज ना कहा जाए और अब पार्टी में सिंधिया समर्थक ना कहा जाए, उनके समर्थकों ने ये कहा है। तो अब तो ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि या तो मीडिया भी कहना बंद नहीं कर सकती, ना कांग्रेस कहना बंद कर सकती, ना भाजपा कह सकती, क्योंकि ये इतिहास के काले पन्नों पर लिख गया है। और इसलिए लिख गया है कि 22 विधायकों को लेकर सिंधिया जी जिस तरीके से गद्दारी करके एक दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, जिन कार्यकर्ताओं की मेहनत 15 सालों ने खून पसीना बहाकर, जिन कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर, और मेरे भाई पंकज जी और मैंने टीवी चैनलों पर लगातार कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए हमारी जो मेहनत थी, उस मेहनत को उन्होंने जरा सा भी नहीं सोचा, और पार्टी के साथ गद्दारी करके अपने 22 लोगों को लेकर किस तरीके से 15 साल बाद सरकार बनी थी, उसको धोखा देकर इन्होंने जो पार्टी ज्वाइन की है, तो आज ये सिंधिया समर्थक ही कहलाएंगे। क्योंकि ये इन्हें कोई नहीं कहेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के हैं या आप जन्म से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रखते थे। ये तो आपके ऊपर एक प्रलोभन देकर थोपी गई विचारधारा है। एक्चुअल में विचारधारा तो आपकी कांग्रेस की विचारधारा थी, अहिंसा की विचारधारा थी। आप
वहां पर कितना झूठ परोसा जाता है ये पंकज भाई बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पंकज भाई ने ऐसी तमाम डिबेट दी है जिसमें भाजपा को लोगों के सामने एक्सपोज किया है कि किस तरीके से भाजपा कार्य करती है। और जहां तक बात रही, जो हमारे इतिहासकार है वो हमेशा इसको पन्नों पर यही लिखेंगे कि गद्दारी करके कमलनाथ की सरकार गिराकर किस तरीके से सिंधिया जी ने कई वर्षों से, आज सिंधिया नाम किस वजह से, कांग्रेस की वजह से, आज जितने विधायक, जो 22 विधायक हैं जो अपने अपने क्षेत्रों पर जा रहे हैं, उनको जो नाम मिला है वो कांग्रेस की वजह से मिला है। कहूंगा, आप जिस शब्द का बार बार प्रयोग कर रही हैं, तो फिर ये आरोप कांग्रेस पर भी है कि जो छल सिंधिया जी के साथ कथित रूप से हुआ, उसके बाद क्या उनका कितना संयम आप चाहते थे वहां, कि जिस व्यक्ति को पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी नहीं मिली, जिस व्यक्ति को राज्यसभा में फर्स्ट नॉमिनेशन के लिए रैंकिंग नहीं मिली, अब चलिए मुख्यमंत्री के लिए जो फैसला हुआ वो स्वीकार्य है, लेकिन मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों को भी आपको उसके बरक्स क्या, मैं अपेक्षा नहीं करता है कांग्रेस देखेगी। बिल्कुल शरद जी, मैं उसका भी जवाब आपको देने वाली हूँ। अब देखिए, आपने उनकी भावना प्रकट कर दी कि उनके अंदर एक लालच था, मुझे पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, नाम चाहिए, और इतने वर्षों से लगातार उन्हें पद, प्रतिष्ठा, नाम कांग्रेस से ही मिला है। जहां तक पंकज भाई बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगी, इन्होंने कहा कि मुझे कमलनाथ जी ने इन 1.5 सालों में कभी बुलाया नहीं और मुझसे 1-to-1 चर्चा नहीं की। कमलनाथ जी ने जिसकी जिम्मेदारी जिन्हें दी थी, उन्होंने उनका कार्य किया। मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि ये जो गुट जो है ना, वो इतना ज्यादा हावी था पार्टी के अंदर कि जब नाम का अनाउंसमेंट हो रहा था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जब माननीय सिंधिया जी भी बैठे थे, माननीय कमलनाथ जी भी बैठे थे, और ठीक मेरे बाजू में पंकज चतुर्वेदी जी भैया बैठे हुए थे, और जैसे ही नाम का अनाउंसमेंट हुआ, जैसे ही कमलनाथ जी का नाम लिया गया, हम लोगों ने जोर से तालियां बजाई, पर मेरे पास बैठे पंकज भाई ने ताली नहीं बजाई। ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं, ये जो गुट, मुझे लगता है इसका जिक्र करना ये जो गुट है, ये जो गुट है, नहीं मैं सच्चाई बोल रही हूँ, जो पंकज भाई को कोई और कारण भी हो सकता है। नहीं, कारण मुझे भी मालूम है, मेरे साथ सभी लोग बैठे हुए थे और मेरा ध्यान था सब तरफ। अब जहां तक बात है कि इन्होंने ताली नहीं बजाई, मैंने इसका जिक्र कहीं नहीं किया, आज पहली बार चैनल पर बैठकर कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने इस बात को निकाला। अब जबकि बात ये हो रही है कि सिंधिया समर्थक नहीं चाहते हैं कि मेरा नाम लो, आपको मैं बताना चाहूंगी कि सिंधिया समर्थक ही थे जो ये कहते थे, जब उनका नाम आता था कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए सिंधिया जी को, तब यही कहते थे सिंधिया जी का कद बहुत बड़ा है, महाराज प्रदेश अध्यक्ष के लायक नहीं है, महाराज को तो मुख्यमंत्री बनना था। जब पार्टी संगठन कोई निर्णय लेता है और सहमति से एक व्यक्ति का नाम लेता है, क्योंकि कमलनाथ जी सीनियर थे, उन्होंने पार्टी के लिए कार्य किया था कई वर्षों से, उनका नाम आगे आया। अब जब भाजपा के अंदर अब ये चले गए हैं, तो अभी तो इन्हें कमिटमेंट का सब मिल रहा है। मैं लौटता इसी कमिटमेंट से कि सरकार गिर गई, 2 मिनट, सरकार गिरा दो, आप जो चाहोगे वो दिया जाएगा, तो इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई राज्यसभा के लिए सिंधिया जी को, उनके सभी नेताओं को मंत्री बनाया गया, और जो विधायक नहीं है वो भी मंत्री बनकर बैठे। आपने सुनी बातें, संगीता जी ने, कुछ भावनात्मक आवेग होगा ही, स्वाभाविक है, 15 साल बाद वो घड़ी आई थी और वो घड़ी हाथ से फिसल गई। अब जिस तरह से क्रिकेट में हम बात करते हैं, मैच के मुजरिम कौन कौन है, पहले नंबर पर शिखर धवन, बाहर जाती गेंदों के साथ छेड़छाड़ करना कब छोड़ेंगे धवन, वो उस पर बात खूब हो चुकी है, आगे भी होती रहेगी कि कांग्रेस में किसकी गलती है या गलती नहीं है। बहरहाल संगीता जी की कुछ बातों को मुझे लगता है एक भावनात्मक आवेग के तौर पर उसको देखा जाना, आवेग नहीं है, जो सच्चाई है मैं वो बता रही हूं। चलिए वो सच्चाई कह रही है इसको, आप क्या कहेंगे, आप कुछ आपके उत्तर की क्या आपका रिएक्शन है इसको? देखिए शरद जी, संगीता मेरी छोटी बहन पहले भी थी और अभी भी रहेंगी, और मैं जानता हूं कि इन्होंने किन विषम परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी में काम किया, विशेषकर कमलनाथ जी के बनने के बाद, और किस प्रकार का दुर्व्यवहार इनके साथ हुआ था, वो सबका मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। और मैं तब भी इनके पक्ष में था कि कुछ भी हो, एक सीनियर महिला नेत्री का जो बहुत, पंकज जी मैंने सर जी बस 2 मिनट वो बात कर रहा हूं, तो मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि मुझे स्मरण नहीं आता कि कौन सी ताली बजाई, और चलिए यदि मैंने कमलनाथ जी के लिए ताली नहीं बजाई तो कमलनाथ जी ने क्या किया, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता था, वो तो बहुत बड़े राजनेता थे। मेरा आशय सिर्फ इतना था शरद जी कि वो कांग्रेस पार्टी का डीएनए है ग्रुपिज्म, उससे आप, ये नरमदल गरमदल के समय से चला आ रहा है, गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के समय से चला आ रहा है, तो संगीता शर्मा उसको खारिज थोड़ी कर सकती है, वो है पैटर्न ऑफ पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, इसको चेंज नहीं कर सकते, पर वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, इसको कांग्रेस को स्वीकार, इसको संगीता मेरा उत्तर पूरा हो जाए, इसको कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना पड़ेगा।
और दूसरा, यदि ये कांग्रेस में छोड़कर जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी में आए वो कांग्रेस की परिभाषा से गद्दार हैं, तो लक्ष्मण सिंह जी में कौन से सुरखाप के पर लगे हैं? प्रेमचंद गुड्डू में क्या कौन सी वफादारी है कि जब जहां मौका मिला वो आए वहां चले गए? चौधरी राकेश सिंह में क्या बुराई है? क्यों दिग्विजय सिंह उनका विरोध कर रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी के सगे भाई भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, गद्दार नहीं है। राकेश चौधरी गद्दार नहीं है, प्रेमचंद गुड्डू गद्दार नहीं, वफादार है। कौन सी परिभाषा गद्दारी और वफादारी की है? और शरद जी, गद्दारी तो मध्य प्रदेश के किसानों के साथ की गई जिनका 2 लाख तक का कर्जा माफ नहीं किया गया। गद्दारी देश मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ की गई, गद्दारी प्रदेश के युवाओं के साथ की जिनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला गया। गद्दारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ की गई जिनके लिए राहुल गांधी ने कहा था कि मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा, चुटकियों में हटा देंगे, नहीं हटा पाए। और शरद जी ये भी पूछिएगा कांग्रेस पार्टी से कि राहुल गांधी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद से कमलनाथ जी की सरकार चली गई, आज तक कमलनाथ जी से ना तो फोन पर बातचीत करी है ना मुलाकात करी है। क्या कारण है इसका शरद जी? कारण बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में जिन 2 नेताओं का जिक्र किया जाता है जो आज कांग्रेस पार्टी की इस दशा के जिम्मेदार हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस को अपनी निजी जागीर बना लिया था। एक सीएम, एक सुपर सीएम, जिसके चलते आज ये स्थिति बनी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस सच को स्वीकारे। चलिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मान सम्मान स्वाभिमान के लिए पद की लालच बनी गए जी। चलिए, और बताएंगे, ये स्थापित करेंगे और साबित करेंगे वो वही उचित होगा। यदि आप वही उचित होगा पंकज जी, अच्छी पार्टी में रहे, दोनों के लिए वही उचित होगा। देखिए पंकज जी, मान सम्मान तो ये कहने की बात हो गई है, आप तो प्रेशर पॉलिटिक्स करते थे। सिंधिया जी, यदि उनके नामों की लिस्ट को नहीं दिया गया तो दबाव बनाते थे पार्टी पर, वही दबाव मान सम्मान के रूप में फिर भाजपा पर बनाएंगे। मैं विषय से हट रहे हैं, मैं यही बताना मेरा ये आग्रह है, ये राजनीति का हिस्सा है कि राहुल गांधी जी ने कमलनाथ जी से बात नहीं की। अभी बीजेपी में नहीं है प्रेशर पॉलिटिक्स, लगातार बात हो रही है। चलिए, मतलब इन बातों का कोई तो तथ्य मैं दिनेश जी की तरफ चलूंगा, लेकिन मैं एक दिनेश जी 2 बड़े नेता कांग्रेस के जिन पर सबसे ज्यादा असर सिंधिया जी के जाने का पड़ा, मुझे लगता है वो 2 नाम, और सबसे बड़ा नाम है कमलनाथ, जिन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा या हटना पड़ा। कमलनाथ जी ने, मुझे नहीं याद आता आज भी उस शब्द का इस्तेमाल किया हो सिंधिया जी के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस के अधिकांश नेता करते हैं। और दूसरे नंबर 2 दिग्विजय सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उनके मुंह से भी मैंने नहीं सुना अभी तक ये शब्द कि सिंधिया जी ने हमारे साथ ये किया। उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो तो यहाँ बहुत योग्यता से थे, बड़े पद पर थे, सम्मान के साथ थे। और कमलनाथ जी ने एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक बात की कि रात के बाद फिर कल है तो परसों भी आएगा। मुझे लगता है आप जिंदगी, पंकज मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिंदगी को कैसे लेते हैं हम? उसने हमारा सर्वनाश कर दिया, उसकी कुटिलता ने हमको नष्ट कर दिया। मैं शायद उपदेश दे रहा हूं, बहरहाल दिनेश जी का बोलना उचित होगा, क्षमा सर, भावना में बह जाता हूं कई बार। जी दिनेश जी। जी देखिए स्वाभाविक है, जो चोट लगी है वो बहुत मामूली चोट नहीं है, और इसके जो घाव हैं, ये इसका जो इसमें जो घाव से जो रिसाव है वो हम इस तरह से बयानों के रूप में देखते रहेंगे। लेकिन देखिए राजनीति में शरद जी, जो भाषा की मर्यादा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी के बारे में किस तरह के शब्द उपयोग कर रहे हैं वो आपकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। यदि आज किसी ने कुछ भी जो है, यदि मान लीजिए बगावत की है, आप उसे कोई भी शब्द कहें राजनीति में, वो उससे जनता उसको अप्रिशिएट नहीं करती। क्योंकि हम ये देख रहे हैं इतने साल बाद भी यदि शिक्षित राजनेता शिक्षित ढंग से व्यवहार नहीं करेंगे भाषा को लेकर खास तौर पर, तो लोगों पे बहुत अच्छा असर नहीं जाता है। तो आप देखिए कि जो कमलनाथ जी हो या दिग्विजय सिंह जी हो, वो जो भी बात कहते हैं वो जो है बड़े संयमित भाषा होती है। आप कल का ही बयान देखेंगे कि जिस तरह से उन्होंने टाइगर पर रिएक्शन दिया कमलनाथ जी ने, कोई आप उसको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकते कि बिलो द बेल्ट गए हैं। लेकिन कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर लोगों को जो है चौंकाती है। कि आप ये देखिए कि कोई नया घटनाक्रम नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी में। आप कांग्रेस पार्टी में आप महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कहाँ आप जाएंगे कि इस तरह की चीज़ें वहाँ हुई हैं। लोग दल छोड़ के गए। यदि विचारधारा जहाँ होती है या विचारधारा का विषय होता है तो लोग रुके रहते हैं। मुझे शरद जी एक चीज़ जो बार बार याद आती है कि जब माधवराव सिंधिया जी का निधन हुआ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीति में आने का सवाल था, वो उसके पहले राजनीति में नहीं थे। उनके सामने दोनों विकल्प खुले हुए थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएं या कांग्रेस में जाएं।
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वो भी चाहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में ना जाएं, भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। उन्होंने बहुत विचार मंथन किया, लेकिन चूंकि उन्होंने उनका कोई उस वक्त वो आइडियोलॉजिकली किसी से एसोसिएट नहीं थे। उनकी दादी भारतीय जनता पार्टी में थी, पिता कांग्रेस पार्टी में रहे। कांग्रेस पार्टी में उन्होंने देखा कि पिता के साथ क्या व्यवहार हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुना था, इसलिए कि शायद वहाँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे उनके जो सहयोगी थे, उनके साथ वो शायद सेफ फील कर रहे हों। लेकिन क्या हुआ उनके साथ, ये हमने खुद ने देखा, तो निश्चित तौर पर उनका जो निर्णय है वो बहुत सारी वेदना उनके सीने में रही होगी, इसलिए वो इस मुकाम तक उनको ये फैसला लेना पड़ा। मुझे लगता है कि ये जो है, तब भी वो आप देखिए कि उनकी भाषा ऐसी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कोई हमलावर हो या इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हो जिस तरह की कांग्रेस पार्टी उनको लेकर कर रही है। चलिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मैं ये सोच रहा हूँ इन सारी चीज़ों के बीच में कि पीड़ा तो होती है, बहुत गहरी पीड़ा कांग्रेस को हुई होगी, लेकिन दल बदल राजनीति की परंपरा का एक हिस्सा भी है। और खुद अर्जुन सिंह जी तिवारी कांग्रेस 1995 भूले नहीं होंगे। और ये अनुभव होते हैं जब कांग्रेस के कुछ बड़े नेता, जिसमें माधवराव जी भी शामिल थे, वो एक क्षण रहता है। उमा भारती जी ने बीजेपी छोड़ी और उन्होंने, लेकिन इसको आप किसी मनुष्य को उसके लिए आरोपित और लांछित कितना करेंगे और किस भाषा में करेंगे, ये सोचना होगा। गुस्सा है कांग्रेस में, बिल्कुल गुस्सा है, होना चाहिए गुस्सा। 15 साल की मेहनत की सरकार उसकी गिरी है, लेकिन इस गुस्से का जवाब क्या होगा? मुझे लगता है जवाब गांधी जी की विचारधारा के साथ खड़े होने की बात करने वाली कांग्रेस का जवाब वही होना चाहिए जो दक्षिण अफ्रीका की उस सर्द रात में एक दुबले पतले सांवले से व्यक्ति ने पूरी रात अपने ही सामान पर, अपने ही होलडाल पर बैठकर सोचा था कि किस तरह से धकिया कर एक अंग्रेज टीटी ने उसको बाहर फेंक दिया, तो वो क्या करे, कैसे जवाब दे। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि गोरी चमड़े वाले तेरी चमड़ी खींच लूंगा, तू बहुत अभद्र है। तमाम तरह की अभद्र शब्दावली का प्रयोग करके उन्होंने लड़ना पसंद नहीं किया। उन्होंने एक लंबी लड़ाई का रास्ता चुना और उसके बाद भी अंग्रेजों के लिए किसी कुटिल और अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। जवाब कैसे देंगे? बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आत्मनिरीक्षण आपको करना है। करिए, जरूर करिए, क्योंकि लोकतंत्र के पहरुए हैं आप, पहरेदार हैं आप। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।